हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। आज हम क्लास में आपके लिए सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं कक्षा 10 का। आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 दूसरा पार्ट मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। देखिए, मानव तंत्र, इसे देखने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को, क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि मैं आपको हर चैप्टर के बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और 100% लगभग वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको इन चीज़ों को कंठस्थ करना है। तो देखिए, मनुष्य का जो शरीर है कई प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे कोशिका या सेल के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका से मिलकर या समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के जो समूह है वो ऊतक बनाते हैं। ऊतकों का समूह जो है वो अंग बनाता है और अंग से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है और तंत्र से मानव शरीर बना है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो आज हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे पाचन तंत्र। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको हर एक सिस्टम के बाद, एक तंत्र के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उस तंत्र से संबंधित। तो हम अपने एक वीडियो में एक ही सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपको ये कंठस्थ याद हो जाए। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, जैसा आपको पता है कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। और भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं ये मैंने आपको अपने फर्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर बता दिया है, पहले चैप्टर के वीडियो में, कि भोजन के मुख्य अवयव प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, जल, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को शरीर में अवशोषित किया जाता है। भोजन पहले अवशोषित होता है, फिर उसे सरलीकृत किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जो तंत्र सम्मिलित है, मतलब जिसमें बहुत सारे अंग मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं, उसे कहते हैं पाचन तंत्र। यानी जब हम भोजन अंतर्ग्रहित करते हैं, अंतर्ग्रहित का मतलब भोजन हमने मुंह के द्वारा अंदर लिया, अंतर्ग्रहित करने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकालेंगे, तो अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक जो सारी क्रियाएं होती है, इस सारी क्रियाओं को करने वाला जो तंत्र है वो पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन को अगर हम एक सरल भाषा में परिभाषित करना चाहें तो पाचन क्या है? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की क्रिया। पाचन जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की क्रिया। सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। यही पाचन है। अब पाचन में बहुत सारे एंजाइम सम्मिलित है। इसके अलावा कौन कौन से सिस्टम सम्मिलित है उन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, पाचन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से अंग और कुछ ग्रंथियाँ सम्मिलित है। पाचन तंत्र में अंग और कुछ ग्रंथियाँ सम्मिलित है। तो अंग आप सब जानते हैं, हम भोजन मुँह के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले मुख, मुख के बाद ग्रसनी, फिर ग्रसिका या ग्रासनाल भी कहते हैं, फिर आमाशय। आमाशय, ये सारे अंग हैं जिससे मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ग्रंथियों के बारे में मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा। पांचवा छोटी आंत, छठा बड़ी आंत और सबसे लास्ट में है मलाशय, जो मलाशय मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। तो आपको ये सारे अंग
क्रम से याद होने चाहिए। सबसे पहले भोजन जाता है मुंह में, मुंह के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर मलद्वार। मलाशय में इकट्ठा होता है और फिर अपशिष्ट के रूप में मलद्वार के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो है अंग। इन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। इन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र बनता है, ये सभी अंग। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी भोजन के पाचन में सहायक होती है, जैसे लार ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं वे? लार ग्रंथि, यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं, और अग्नाशय। अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगर इसे यूँ कहें कि बहिस्त्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अग्नाशय ये ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी भी है, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी भी है। ये क्या है, ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अग्नाशय, लार ग्रंथि और यकृत, ये तीनों ग्रंथियाँ पाचन में सहायक होती है। इसके बाद हम देखते हैं ये सभी जो मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और आहारनाल, आहारनाल या जो पाचन तंत्र हमने कहा है, ये पूरी जो आहारनाल मुंह से लेकर मलाशय तक या मलद्वार तक, इसे आहारनाल कहते हैं। और आहारनाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर होती है। अब देख लें आप, 8 से 10 मीटर कितना होता है? ये फोल्ड होती है, इस कारण हमारी बॉडी में एडजस्ट होती है। आहारनाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अब देखिए हम शुरू करते हैं इसको। तो भोजन के पाचन में सबसे पहले आहारनाल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के काम होते हैं। पहले आहार जटिल को या जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में बदला जाता है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में बदला जाता है। दूसरी क्रिया होती है इसमें, जो भोजन पच चुका है यानी पचित भोजन है, उसका अवशोषण होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जो भोजन जिसका पाचन हुआ है वो अवशोषित होता है। और अवशोषण के बाद जो भोजन बच चुका है अपशिष्ट, उसे मल द्वार तक पहुंचाना। जो अपशिष्ट भोजन है, अपशिष्ट को मल द्वार तक पहुंचाना, जिससे वो बाहर उत्सर्जित किया जा सके। तो ये 3 क्रियाएं होती है पाचन में। जटिल को सरल में बदला जाता है, फिर जो भोजन अवशोषण होना है जिसका, वो अवशोषित किया जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए, भोजन के अंदर कई प्रकार के पाचक रस, कई प्रकार के एंजाइम सम्मिलित है। और भोजन के मुख्य अवयव आपको पता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं हम कि पाचन के जो मुख्य अंग है वो कौन कौन से। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले मुख। तो आप जानते हैं सबके पास है, आप सबके पास मुख है। तो मुंह में क्या क्या चीज़ें होती है आपको पता है। देखिए, बाहर 2 ओष्ठ है जिन्हें अपन होठ कहते हैं, होठ या ओष्ठ, अपनी सामान्य भाषा में होठ या ओष्ठ कहते हैं। इसके बाद जो तालू है, आपने देखे होंगे, मुंह जहाँ खुलता है, एक ऊपरी जबड़ा, ऊपरी तालू भी कहते हैं या ऊपरी जबड़ा कहते हैं हम, और निचला जबड़ा या नीचे निचला तालू कहते हैं, निचला तालू, ऊपरी तालू कह देता हूँ मैं। ऊपरी तालू जो है वो कठोर होता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। आप हिला के देख ले अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से को, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। और आप जब बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो निचला तालू जो है ये मूवमेंट करता है, तो ये गतिशील होता है। गतिशील का मतलब उठ के जाता नहीं है, ये केवल मूवमेंट कर रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा मुंह में और क्या चीज़ है आपको, आप खुद देखिए, दांत, मुंह के अंदर दांत है। दांत 32 होते हैं, आपको पता है 32 दांत होते हैं। और जो दूध के दांत होते हैं, यानी छोटे बच्चों में जो दांत होते हैं, वो 20 होते हैं। कौन से दांत नहीं होते दूध वाले, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। 32 दांत होते हैं। और मनुष्य में जो दांत है वो गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती का मतलब अंदर धसे हुए होते हैं। किसी के दांत हाथ में नहीं आते हैं, ऐसे खींच के देखिए, हाथ में नहीं आएंगे। गर्तदंती यानी अंदर धसे हुए दांत होते हैं।
द्विबारदंती यानी 2 बार दांत आते हैं मनुष्य के, एक बार बचपन में जैसे दूध के दांत के नाम से हम जानते हैं और एक बार बाद में। गर्तदंती यानी दांत जिन संरचनाओं में धसे हुए होते हैं उन्हें हम जबड़े कहते हैं। आपको सबको पता है कि अपने जबड़ों में या मसूड़ा अपनी आम भाषा में। गर्तदंती यानी मसूड़ों के अंदर अपने दांत धसे हुए थे, अंग्रेजी में इनसे गम कहते हैं, मसूड़ा। द्विबारदंती होते हैं, गर्तदंती होते हैं। जीवन में 2 प्रकार के दांत होते हैं, मतलब 2 बार दांत आएंगे। अब देखिए दांत 32 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा था इस साल सेकेंडरी एग्जाम के अंदर कि केनाइंस यानी रदनक, अभी मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। 4 प्रकार के दांत होते हैं, एक बार देखिए आप, कृंतक और रदनक। तो ये 21, 23 बटे 21, 23, इसको 2 से गुणा किया तो ऊपरी जबड़े में 4, निचली में 4, 2, 2, 4, 4, 6 और 6 ये दांत होते हैं। तो कृंतक जो है ये 8 होंगे, रदनक जो है ऊपर 2 नीचे 2। ये क्वेश्चन अभी पूछा था। और अग्र चैवर्णक 4, 4 और चैवर्णक 6, 6। ठीक है, दूध के दांत ये नहीं होते हैं बच्चों के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं अगली संरचना, ग्रसनी। मुंह के बाद ग्रसनी। ग्रसनी जो है ये जीभ और तालू के पिछले भाग से एक कूपी जैसी संरचना से ढकी हुई होती है। जीभ और तालू। मुंह में मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई है, वो वापस से देख लें आप। मुंह के अंदर जीभ भी उपस्थित होती है, आप सबको पता है, और ये एक सिरे से स्वतंत्र होती है, यानी आप आगे से करके देखिए, आप जीभ निकाल सकते हैं, लेकिन पीछे का सिरा नहीं हिलेगा। तो पीछे वाला जो सिरा है वो जीभ का, वो फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल नामक संरचना से, फ्रेनुलम लिंगुअल नामक संरचना से जुड़ा हुआ होता है। इस कारण जीभ जो है ये पीछे वाला हिस्सा इसका मूवमेंट नहीं कर पाता। जीभ का, जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे हमें स्वाद का ज्ञान होता है। इसके अलावा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लार जो है उसके बारे में लार ग्रंथि में बता दूंगा। ग्रसनी, ग्रसनी जीभ और तालू के पिछले भाग से एक कूपी की जैसी संरचना होती है, और ग्रसनी से होकर भोजन आहारनाल और इसी से होकर वायु श्वासनाल में जाती है। ग्रसनी से ही होकर भोजन आहारनाल में जाएगा और वायु जो है वो श्वासनाल में जाएगी। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, या 3 भागों में इसे बांट सकते हैं। नासाग्रसनी, ग्रसनी, दूसरा मुख्य ग्रसनी, और तीसरा कंठ ग्रसनी, या इसे अधोग्रसनी के नाम से भी जानते हैं कंठ ग्रसनी को। ये 3 भाग है ग्रसनी के, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इसके बाद देखिए तीसरी संरचना ग्रसिका या ग्रासनाल। तीसरी संरचना ग्रासनाल या ग्रसिका कह दो, ग्रासनाल। ये सकड़ी नली है जो गर्दन से शुरू होकर अपने वक्ष स्थल से डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करेगी। गर्दन से वक्ष स्थल से होती हुई डायफ्राम से होती हुई उदर गुहा। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लगभग। गर्दन से वक्ष स्थल से होती हुई डायफ्राम से उदर गुहा तक ये जो है ये ग्रसिका है, और इसका काम होता है भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना। भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना, भोजन को जो है वो मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का काम ग्रासनाल करेगी। ग्रसिका से होता हुआ, ग्रसनी से होता हुआ ये ग्रासनाल में आता है, और ग्रासनाल में विशेष प्रकार की भित्तियाँ होती है जिससे क्रमाकुंचन गति होती है, यानी मूवमेंट करेगी एक साथ ऊपर नीचे, जिससे भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जिससे क्वेश्चन बनता है कि ग्रासनाल के शीर्ष पर उत्तकों का एक समूह होता है, या पल्ला कहते हैं अपन, या फ्लैप होता है। उत्तकों का एक फ्लैप होता है जिसे एपिग्लोटिस, उत्तकों का एक पल्ला या फ्लैप कह दो, एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस या घाटी ढापन, हिंदी में कहे तो घाटी ढापन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसे देख लें एक बार।
उत्तकों का एक फ्लैप या एपिग्लोटिस होता है जिसे घाटी ढापन कहते हैं। यह भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है एपिग्लोटिस, जो ग्रास नाल के टॉप पर उपस्थित होता है। इसके बाद हम देखेंगे आमाशय। हमने देख लिया है मुंह, ग्रसनी, अब ग्रसिका, और चौथी चीज़ है आमाशय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भोजन आहारनाल का। आमाशय ये ग्रास नाल से आगे होता है और जे आकार का होता है। इसकी संरचना जे आकार की होती है, याद रखें इसे। आमाशय की संरचना जे आकार की होगी। ये ग्रहणी के मध्य और उदर गुहा के बाएं हिस्से पर डायफ्राम के पास होता है। 1 से 3 लीटर तक भोजन एक साथ धारित कर सकता है, एक साथ ले सकता है 1 से 3 लीटर तक। इसका 3 भाग होंगे डायफ्राम, इसके आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, इसे याद रखना हमने। कार्डियक, दूसरा पाइलोरस, या इसको हिंदी में जठर निर्गमी, ये जठरागम भाग, ये जठर निर्गमी भाग, हिंदी में भी याद कर लें आप। और तीसरा होता है फंडिक भाग, या फंडस कह दो, फंडिक कह दो। ये 3 भाग होते हैं आमाशय के, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। ये ग्रसिका से आमाशय को जोड़ता है। ग्रसिका से आमाशय में जो भाग है वो कार्डियक, याद रख ले आप, ग्रसिका से आमाशय। और ये आमाशय से छोटी आंत, आमाशय से जो अगली संरचना आएगी आमाशय के बाद, वो छोटी आंत, आमाशय से छोटी आंत को जोड़ता है। और ये दोनों के बीच की संरचना है, कार्डियक और पाइलोरिक की बीच की संरचना है फंडिक, ये डायफ्राम के नीचे होता है। तो ये देखिए, ग्रसिका से आमाशय कार्डियक और आमाशय से छोटी आंत, और दोनों के बीच होता है फंडिक। ठीक है, ये आमाशय हो गया आपका। आमाशय में 2 अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है। अवरोधनी का मतलब जो भोजन को जाने से रोकेगी। तो 2 कौन कौन सी अवरोधनी पेशियाँ इसमें, एक तो ग्रास नाल अवरोधनी, ग्रास नाल अवरोधनी नाम से ही पता पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं इसको। ये भोजन को ग्रास नाल में जाने से रोकेगी। और दूसरी होती है जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमी अवरोधनी। ये आमाशय वो छोटी आंत को बांटती है, आमाशय से छोटी आंत में भोजन को जाने को रोकती है। आमाशय से छोटी आंत, जठर निर्गमी अवरोधनी। अब इसके बाद देखिए आप 5वां, छोटी आंत। छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जठर निर्गमी भाग से शुरू होता है, जो अभी मैंने पहले पाइलोरस बताया था आपको, यहाँ से शुरू होकर और बड़ी आंत पर ख़त्म होता है। जठर निर्गमी भाग से बड़ी आंत, इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन ये छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है लंबाई में। ये 3 भागों में बटी हुई होती है। ग्रहणी, जिसे ड्यूडिनम भी कहते हैं, अग्रशुद्धांत, जिसे जेजुनम भी कहते हैं, और तीसरा होता है शुद्धांत्र, जिसे इलियम भी कहते हैं। ग्रहणी, अग्रशुद्धांत्र और शुद्धांत्र, 3 भाग होते हैं। ग्रहणी सबसे छोटा भाग होता है, आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। आपको पता है आमाशय छोटी आंत में खुलेगा, तो आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है वो ग्रहणी है। और ये एंजाइम के द्वारा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्रहणी। एंजाइम के द्वारा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहणी निभाती है, ये याद रखना आपको। इसके बाद अग्रशुद्धांत्र, ये छोटी आंत का भाग है। और ये ग्रहणी में जो आहार रस का जो पाचन हुआ है उसका अवशोषण होगा। अवशोषण का काम इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसे याद रखना आपको। अग्रशुद्धांत्र में एंटेरोसाइट नाम की विशेष कोशिकाएं होती है, या जिन्हें आंत्र कोशिकाएं भी कहते हैं, आंत्र कोशिकाएं या एंटेरोसाइट। इनके द्वारा अवशोषण का कार्य होता है, ये याद रखना। एंटेरोसाइट कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटी आंत के अग्रशुद्धांत्र भाग में एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, जो अवशोषण का काम करेगी। अभी आगे पूछूंगा मैं आपसे ये चीज़। और तीसरा है शुद्धांत्र, ये अंतिम भाग है। शुद्धांत्र जो है अंतिम भाग होता है, और इसमें पित्त लवण का अवशोषण होता है, या वे पदार्थ जो अग्रशुद्धांत्र में अवशोषित नहीं हो पाए हैं उनका अवशोषण शुद्धांत्र के अंदर होता है। इसके बाद देखिए बड़ी आंत, मैंने आपको
मुंह, मुंह के बाद ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत। अब मैं बता रहा हूँ आपको बड़ी आंत। अब देखिए बड़ी आंत्र, ये शुद्धांत्र से आगे होती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं शुद्धांत्र से आगे। अभी बताया था आपको शुद्धांत्र लास्ट भाग है छोटी आंत का, तो ये शुद्धांत्र से आगे वाला भाग है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया करते हैं। किण्वन का अर्थ है वायु की अनुपस्थिति में भोजन को सड़ा दिया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। तो ये किण्वन के द्वारा इनको सरल भागों में बदल दिया जाता है जीवाणुओं के द्वारा, जो इसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं। और जल का अवशोषण होता है मुख्य रूप से यहाँ बड़ी आंत के अंदर। जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, इसे याद रख ले आप। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मलाशय में भेज दिया जाता है यहाँ से, और मलाशय में वो इकट्ठा होता है और यहाँ से मल द्वार के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मल द्वार से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी कंप्लीट। अब बड़ी आंत के मैं आपको भाग बताता हूँ, बड़ी आंत के कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो बड़ी आंत का पहला भाग है अंधांत्र या अंधनाल। अंधनाल जिसको सीकम भी कहते हैं, अंधनाल या सीकम भी कहते हैं इसे। ये जो भाग है बड़ी आंत का, ये शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ है, शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ होता है। और आहार रस का अवशोषण किया जाता है इसमें। और इसका जो कुछ भाग है अंधनाल का, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इसे कृमि रूपी परिशेषिका, आपने पहले पढ़ा होगा ये 9वीं में, कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप अपेंडिक्स नाम से सभी जानते होंगे। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम से भी जाना जाता है इसको। जो अन्ननाल का कुछ भाग है अंतिम सिरा, वो नीचे की ओर 4-5 इंच लगभग लंबा हो जाता है और बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये अवशेषी अंग होता है मनुष्य में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग होता है कृमिरूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो इसी का भाग है। इसके बाद होती है वृहदांत्र, पहला भाग है इसका अंधनाल, दूसरा है वृहदांत्र। वृहदांत्र ये आहारनाल में जो बड़ी आंत का अंधांत्र के आगे का जो हिस्सा होता है, या अभी ये बताया मैंने, अंधनाल के आगे का जो हिस्सा है वो वृहदांत्र है। और ये यू आकार की नली होती है, लगभग 1 से 1.3 मीटर के लगभग यू आकार की नली होती है वृहदांत्र। इसके बाद इसका तीसरा हिस्सा है मलाशय। वृहदांत्र के बाद है मलाशय। मलाशय इसका अंतिम भाग है और इसका जो अंतिम सिरा है वो मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है, जिसे गुदा भी कहते हैं। और मल द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। इस पर 2 संवर्णी बही और अंतःसंवर्णी पेशियाँ पाई जाती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ये बड़ी आंत हो गया। अब देखिए पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, मैंने पहले बता दिया आपको। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मुंह के अंदर जो लार है, लार ग्रंथि ये चिपचिपा पदार्थ निकालती है, जिससे भोजन गीला हो जाता है और लुब्रिकेंट के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। भोजन को नीचे धकेलने का काम करती है। लार ग्रंथि में जो श्लेष्मा या लुब्रिकेंट निकलता है, श्लेष्मा या लुब्रिकेंट जो पदार्थ होता है वो इसको नीचे धकेलता है। इसके अलावा इसमें एक विशेष एंजाइम होता है जिसको लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज नाम से जाना जाता है, या जिसे हम इसका मुख्य काम होता है लारिये एमाइलेज का स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है लारिये एमाइलेज, और ये क्षारीय पीएच पर काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्षारीय पीएच या क्षारीय माध्यम क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अगले चौथे पार्ट में आएगा तब। तो स्टार्च को माल्टोज में या जो जटिल पॉलीसेकेराइड है उनको सरल पॉलीसेकेराइड में बदलता है ये। अब देखिए लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है। पहली है कर्णपूर्व, यानी कान के पहले, यानी मुंह के जबड़े के पास। ये सीरम या चिपचिपा पदार्थ, ये लगभग सभी चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, तो बताने की जरूरत नहीं है। कर्णपूर्व जो गालों में पाई जाती है। दूसरी अधोजंब, अधोजंब नाम से ही पता पड़ रहा है, या औचिबुकी भी कहते हैं, औचिबुकी है या अधोजंब। तो ये
ये भी तरल पदार्थ या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, ये जबड़ों के पास पाई जाती है। और तीसरी होती है अधोजिह्वा, नाम से पता पड़ रहा है अधोजिह्वा, जो जीभ के नीचे की तरफ या जीभ के पास पाई जाती है अधोजिह्वा। ये भी श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, ये भी श्लेष्मा का सीरम तरल श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। तो 3 लार ग्रंथियाँ होती है, कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा। तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस से बता देता हूँ। लार ग्रंथि, लार से लारीय स्त्राव निकलता है जिसमें स्टार्च एंजाइम होता है, जो जिसमें एमाइलेज होता है, लारीय एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लार ग्रंथि से श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, इसमें लारीय एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं इसे, लारीय एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं इसे, टाइलिन कह दो चाहे लारीय एमाइलेज कह दो, ये नाम भी याद रखना आपको, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है या जटिल पॉलीसेकेराइड को सरल पॉलीसेकेराइड में बदलता है और ये क्षारीय माध्यम पर ही काम करता है। तो अब देखिए, मैंने आपको लगभग सब बता दिया है। अब जो ये जो सहायक ग्रंथियाँ बता रहा हूँ मैं आपको, तो लार ग्रंथि हो गई और अग्नाशय है। अग्नाशय के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अग्नाशय अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा इसको। तो ये मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं इसको, मिश्रित, क्योंकि अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। इससे इंसुलिन और ग्लूकोगोन और सोमेटोस्टेटिन 3 हार्मोन से स्त्रावित होते हैं। सोमेटोस्टेटिन, इसमें एल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका पाई जाती है। ग्लूकोगोन, ये ग्लूकोगोन ये बीटा कोशिका से, ये एल्फा कोशिका से और ये डेल्टा कोशिका से स्त्रावित होता है। ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ये शुगर बैलेंस रखता है या ग्लूकोज को, जो बॉडी में ग्लूकोज है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। ये दोनों हार्मोन ग्लूकोज बैलेंस को बनाए रखते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में कम करेगा और ये बढ़ाता है। ये आपको मैं विस्तार से बता दूंगा अगली टॉपिक में। आपको ये ध्यान रखना है, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय और इससे इंसुलिन और ग्लूकोगोन सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। इंसुलिन ये आपको अगले टॉपिक में विस्तार से बताऊंगा, तो आप केवल यही ध्यान रखें यहाँ इंसुलिन और ग्लूकोगोन, तो ये हार्मोन ग्लूकोज के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। आपको यहाँ यही ध्यान रखना है। आगे विस्तार से बताऊंगा तो आपको वैसे पता पड़ जाएगा। और तीसरी चीज़ है यकृत या लीवर। यकृत या लीवर ये डायफ्राम के नीचे होता है, त्रिकोणाकार, और ये 2 भागों में दाएं और बाएं पाली में बटा हुआ दिखाई देता है। लगभग 1000 छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों से बना होता है ये, जिन्हें यकृत पालिकाएं कहते हैं। 1000 के लगभग षटकोणीय इकाइयाँ होती है यकृत पालिकाएं से मिलकर यकृत का निर्माण होता है। और इस ग्रंथि से पित्त का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पित्त का निर्माण इसी के द्वारा होता है, जो पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय से पित्ताशय में इकट्ठी हो जाती है। पित्त वाहिनी जो है पित्त को पित्ताशय में एकत्रित कर देती है। पित्त वाहिनी जो है पित्त को पित्ताशय में एकत्रित कर देती है। पित्ताशय में ये इकट्ठा रहता है और बाद में जब पाचन का कार्य होगा तब ग्रहणी में भेज दिया जाता है ये। तो आपको तीनों ग्रंथियाँ बता दी मैंने, सहायक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं भोजन का पाचन कैसे होता है। बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा आपको भोजन का पाचन। आप केवल अपने ऊपर लेकर देखिए इस चीज़ को कि आप सभी भोजन करते हैं और भोजन का पाचन किस तरह से होता है। सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, तो मुख के अंदर क्या है, दांतों के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इस स्वरूप को बोलस कहते हैं। बोलस, बोल की तरह हो जाता है वो, तो उसे बोलस कहते हैं। ये बोलस स्वरूप जीभ जो अपनी लसलसी स्त्राव निकालेगी, जो लार ग्रंथियाँ अंदर, तो वो लार ग्रंथियाँ लसलसा स्त्राव बना के इसे बोल के रूप में बदल देती। फिर ये ग्रसनी में जाएगा। यहाँ से भोजन ग्रसनी में आपको बता दी मैंने कौन कौन सी संरचनाएं होती है। तो ग्रसनी के अंदर ये भोजन आ गया। श्लेष्मा से ये ग्रसनी के अंदर जो क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, यहाँ से भोजन ग्रसिका में या ग्रासनाल में जाएगा, एक ही बात है। ग्रासनाल से आमाशय में आया, यहाँ भोजन का मुख्य रूप से मेन पाचन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आमाशय में तो मुंह से लार के द्वारा ये बोल के रूप में बदल दिया है, बोलस। और यहाँ लार ग्रंथियों के द्वारा जो अभी पहले बताया था मैंने, टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज एंजाइम निकलता है, वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है यहाँ। इसके बाद यहाँ स्टार्च का 30% लगभग पाचन हुआ है। अब यहाँ आमाशय में आ गया। आमाशय में भोजन का मेन पाचन होगा। आमाशय में जठर ग्रसिका जो अवरोधनी है वो भोजन के प्रवेश को कंट्रोल करेगी।
देखिए अब आमाशय में 3 प्रकार के स्त्राव पाए जाते हैं। देखो आमाशय में म्यूकस होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाएगा। दूसरा पेप्सिनोजन होता है, ये एंजाइम है पेप्सिनोजन। और तीसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 3 चीज़ें आमाशय के अंदर पाई जाती है। तीनों चीज़ें आमाशय में उपस्थित होती है, म्यूकस, पेप्सिनोजन और HCl। म्यूकस जो है वो श्लेष्मा कोशिकाओं से स्रावित होता है, यह आपको याद रखना है। म्यूकस का स्त्रावण श्लेष्मा कोशिकाओं से या गर्तिका कोशिकाओं से या गर्त कोशिकाओं से, गर्तिका कोशिकाओं या सतही श्लेष्मी कोशिकाओं से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। म्यूकस का स्त्रावण सतही श्लेष्मा कोशिकाओं से होता है। और HCl का जो स्त्रावण है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से होता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो है वो HCl का स्त्रावण करती है। ऑक्जेंटिक जो कोशिकाएं हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। ये HCl का म्यूकस का स्त्रावण सतही श्लेष्मा कोशिका और HCl का ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से स्त्रावण होता है। अब देखिए कि क्या कार्य करते हैं। इसके अलावा इसमें एक जठर रस में रेनिन नाम का एंजाइम और पाया जाता है। रेनिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगा आपको। रेनिन का क्या काम है मैं यही बता देता हूँ आपको, इन एंजाइमों का क्या क्या काम है। तो ये जो पेप्सिनोजन है, इस पेप्सिनोजन को आमाशय में पढ़ रहे हैं हम अभी। पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है जिसे पेप्सिन में बदल दिया जाता है, सक्रिय पेप्सिन में, HCl के द्वारा। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जामों में पूछा गया है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है, तो HCl के द्वारा पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है उसे सक्रिय पेप्सिन में बदल दिया जाता है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था रेनिन, रेनिन एंजाइम भी इसके अंदर उपस्थित है। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम के द्वारा दूध का पाचन किया जाता है। दूध के पाचन में सहायक होता है रेनिन। रेनिन जो है दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है केसीन, उसे पेरा केसीन में बदलता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूध में जो केसीन प्रोटीन होता है उसे पेरा केसीन में बदलता है रेनिन। बच्चों में ज़्यादा मात्रा में होता है दूध के पाचन के लिए। और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन का क्या कार्य है, देखिए पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है पेप्सिन। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। आमाशय में पाचन की कौन कौन से एंजाइम क्या क्या होता है, श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, HCl और रेनिन। रेनिन दूध का पाचन करेगा, ये दूध में उपस्थित है केसीन। ये सारी चीज़ मैंने आपको आमाशय के अंदर बता दी। अब इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाएगा। आंत के अंदर अग्नाशयी रस, पित्त, लवण, आंत रस सभी भेजे जाते हैं। तो भोजन का स्वरूप जो बोलस था यहाँ से निकलते ही वो काइम में बदल जाता है। काइम जो तरल भाग हो जाता है भोजन का, तो इसे काइम कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। आमाशय से जब आंत में जाएगा भोजन, तो आंत के अंदर जब भोजन जाएगा तो उसे काइम कहते हैं, काइम। अब ये भोजन नीचे आ चुका है। फिर मैंने आपको बताया कि पित्ताशय में पित्त उपस्थित होता है जो ग्रहणी में आता है। तो पित्त जो है वो वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसा को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता है। वसा का पायसीकरण किया जाता है पित्त के द्वारा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वसा को तोड़ दिया जाता है पित्त के माध्यम से। इसके बाद जो इसके अंदर एक और एंजाइम उपस्थित होता है। अभी सारे एंजाइम मैं आपको एक साथ बता दूंगा। यहाँ से भोजन जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत के अंदर आमाशय से मैंने छोटी आंत बताया आपको। छोटी आंत में ये पित्त और इसके अलावा अग्नाशयी रस, ये सभी रस मिलकर जो बचा भोजन है उसका पाचन करेंगे। अब भोजन में कौन कौन से अवयव हुआ आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जो वसा का पाचन यहाँ होगा, तो वसा का पाचन जो है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी मैं आपको एक साथ वापस बता दूंगा। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के अंदर, ये छोटी आंत का बताया मैंने आपको, बड़ी आंत के अंदर जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। अभी पहले बता चुका हूँ मैं आपको, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ है,
अपशिष्ट पदार्थ वो मलाशय में जाते हैं और मलाशय में इकट्ठा रहते हैं और प्रतिवर्त क्रिया के द्वारा, एक तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, इसके द्वारा भोजन मल द्वार के द्वारा बाहर जो अपशिष्ट पदार्थ है, भोजन नहीं अपशिष्ट पदार्थ जो बचा है वो मल द्वार के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो अब आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि भोजन कहाँ कहाँ गया। मुंह से ग्रसनी, ग्रसिका से आमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर मलाशय में आ गया, मलाशय से मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। अब मैं आपको इसमें जो प्रमुख एंजाइम है, कौन से एंजाइम का क्या कार्य है, उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो एक बार फटाफट से एंजाइम के बारे में देख लें। देखिए, सबसे पहले मुंह में टाइलिन था, आपको ध्यान है, या जिसको लारिये एमाइलेज भी कहा था मैंने, लारिये एमाइलेज, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, या हम यहाँ जटिल पॉलीसेकेराइड भी लिख सकते हैं, वो सरल पॉलीसेकेराइड में बदलता है, ये भी ध्यान रखें आप। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको पेप्सिन, जो आमाशय में था, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड में तोड़ता है। और रेनिन बताया था मैंने आपको, रेनिन ने क्या किया था, केसिन को पेराकेसिन में बदला रेनिन ने। ये आप इसी तरीके से डायग्राम बना के याद करें तो आपको ये फटाफट से याद हो जाएगा। ये आमाशय में है, ये मुंह में है। इसके बाद हम चलते हैं अग्नाशय में। अग्नाशयी रस जो आया था छोटी आंत के अंदर, तो अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम थे, एमाइलेज वही स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा, एमाइलेज। दूसरा ट्रिप्सिन का भी यही काम है जो पेप्सिन का है। ट्रिप्सिन क्या करता है, वही प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ये चीज़ आपको ध्यान है। एक काइमोट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन भी इसका भाई है, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, भाई नहीं है, आप इसे याद रख लें कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है काइमोट्रिप्सिन। एक होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो अम्लों में बदल देता है, अमीनो अम्ल जिनसे मिलकर प्रोटीन बनते हैं, अमीनो अम्ल। कार्बोक्सी पेप्टाइड, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, कार्बोक्सी, आप इन्हें नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मेरा दावा है एक बार अगर आप ये देख लेंगे तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इसके बाद लाइपेज, अभी मैंने बताया आपको, लाइपेज जो है वसा को वसी अम्ल में बदलता है, वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, या मोनोग्लिसराइड, कुछ भी लिख दे, एक ही बात है। और न्यूक्लिएजेज, ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिक अम्ल जो है, आरएनए डीएनए आपने पढ़े होंगे, डीएनए आरएनए, इनको जिनसे ये बने हुए हैं उसमें बदलता है न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोजेज जो है डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया ये अग्नाशय का, आप कंटिन्यू याद रख लें, वो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा इस एंजाइम का क्या कार्य है, अग्नाशय या आमाशय है, इस टाइप से बहुत कम % पूछे जाते हैं। अब आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम है, आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम है, देखिए माल्टेज, नाम से ही पता पड़ रहा है, ये सब सरल में बदलते हैं भोजन का, अभी बताया आपको जटिल रूप को सरल में बदलते हैं, तो सरल रूप है ग्लूकोज, नाम है माल्टेज, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ऐसे लेक्टेज नाम है, तो अब आपको पता होगा लेक्टोज को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। और इसके बाद देखिए सुक्रेज, तो नाम पता पड़ गया आपको, सुक्रेज क्या करेगा, वही सुक्रोज को ग्लूकोज में। इसके बाद लाइपेज मैंने आपको बता दिया है। फॉस्फेटेज, वही जो न्यूक्लियोजेज का काम है वो फॉस्फेटेज का काम है, वो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेस और शर्करा में बदलेगा जिनसे वो बने हुए हैं, राइबोज शर्करा में। फॉस्फेटेज एक बार बता देता हूँ मैं आपको लिखकर, फॉस्फेटेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षारक जिनसे ये बने हुए हैं, आपको 9th में बता दिया गया होगा, नाइट्रोजन क्षारक और
जो राइबोज शर्करा है इससे मिलकर ये बनते हैं, तो राइबोज शर्करा में बदल देता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब यकृत, आंतरस हो गया है, आमाशय अग्नाशय बता दिया मैंने आपको। यकृत में क्या होता है अभी पहले बताया आपको, पित्त लवण होते हैं। पित्त लवण ये क्या करते हैं, वसा को किस में बदलते हैं, वसी अम्ल या वसा गोलिका में। बिल्कुल ईजी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये कार्यस्थल जो यकृत से जो एंजाइम निकल रहा है ये कहाँ काम करेगा, ये छोटी आंत में काम करेगा। आंतरीय रस कहाँ काम कर रहा है, वो भी छोटी आंत में काम कर रहा है। अग्नाशयी रस आया था, वो कहाँ आया था, वो भी छोटी आंत में आया था। ग्रहणी जो भाग बताया था मैंने आपको, तो अग्नाशयी रस, आंतरस, यकृत का जो पित्त लवण है, पित्तरस, ये सब कहाँ आए थे, ये सारे छोटी आंत के अंदर पाचन हुआ था। और आमाशय में मैंने बताया पेप्सिन, रेनिन, HCl इनके द्वारा। इसके अलावा HCl आमाशय में एक और कार्य करता है, जो हानिकारक जीवाणु आते हैं भोजन के साथ या कोई बैक्टीरिया वगैरह, तो उन्हें ये नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो लारी एमाइलेज या टाइलिन जो लार में उपस्थित था, वह क्षारीय माध्यम था भोजन का, उसे अम्लीय में बदलता है। आमाशय के अंदर भोजन अम्लीय माध्यम में आ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट पाचन तंत्र बता दिया है। और पाचन तंत्र का डायग्राम मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है पाचन तंत्र का डायग्राम। अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो बताऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आने वाले आपके टाइम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और मेरा विश्वास है कि ये पढ़ने के बाद आप बुक उठाना भी भूल जाएंगे और कंप्लीट टॉपिक आपका कवर होगा। धन्यवाद।